दोस्तों मेंस क्वालिफाई कराने के लिए हर कोचिंग के पास कुछ बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूले होते हैं जो उन्होंने डेवलप किए होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, या फिर हमारे यूनिक टेम्पलेट्स ज्वाइन कर लो, या फिर हमारी जो यूनिक इंट्रो कंक्लूजन की अप्रोच है या इमेजेस डायग्राम की अप्रोचेज है वो आप फॉलो कर लो, या फिर हमारी यूनिक अप्रोचेज ऑफ आंसर राइटिंग आप फॉलो कर लो, या फिर शॉर्ट नोट्स वन पेजर, या फिर कुछ नहीं तो हमारे PYQ का नोट्स, या फिर कुछ नहीं तो हमारे यूट्यूब के गाइडेंस। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग कि उनमें से किसी को भी कुछ नहीं आता, 0/सन्नाटा। नो फैकल्टी, नो कोचिंग, किसी को भी आइडिया नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, कि मेंस कैसे क्वालिफाई हो सकता है। जो बंदा ये कह दे कि आप इस अप्रोच को हर बार यूज कर लो, एवरी टाइम इट इज गोइंग टू वर्क, एवरी टाइम मीन्स एवरी टाइम, 100%। या फिर कोई टॉपर कह दे कि मेरी अप्रोच थी, मैंने ये फॉलो किया था, इसलिए मेरे GS1 में या GS2 में 100 मार्क्स आए एंड इस वजह से 120 नहीं आए। अगली बार ये करूंगा तो 120 आ जाएंगे, नहीं करूंगा तो नहीं आएंगे। अगर कोई टॉपर ये कह दे कि मेरे ऑप्शन में 300 मार्क्स आ गए हैं एंड मैं 5 बार एग्जाम दे दूं, तो उस साल की जो मार्किंग है, सपोज उस साल की हाईएस्ट मार्किंग 300 है तो मैं 300 ले आऊंगा, उस साल की हाईएस्ट मार्किंग 280 तो 280 ले आऊंगा, 350 है तो 350 ले आऊंगा। वही रियल में ये जो इशू है मेंस क्वालिफाई करने का वो क्रैक कर पाया। आई हैव लर्न दिस इन हार्ड वे। हो सकता है कि आपको वीडियो की स्टार्टिंग नेगेटिव लगे, इट्स योर चॉइस टू एसेस एंड पास योर जजमेंट इन द एंड ऑफ द वीडियो। ये वीडियो कोई कोर्स सेल करने के लिए नहीं है, कोर्सेज सिनॉप्सिस पे जाके आप डेफिनेटली खरीद सकते हो। कॉस्ट ऑफ दिस वीडियो आप पूछोगे तो दिस इज फ्री एट यूट्यूब एंड दिस इज प्राइसलेस। आप कितनी भी अमाउंट पे कर दो, कितनी भी मीन्स कितनी भी, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स, इस वीडियो की कोई कॉस्ट नहीं है। यू कैन कन्वर्ट नेक्स्ट हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स इन 100% assured rank. This video is only for positive minded aspirants and 99% बिगनर्स को ये वीडियो समझ भी नहीं आएगा। 2 से 3 साल बाद आपको समझ आएगा, तब आप ये वीडियो वापस से देख लेना। दिस वीडियो इज मेनली उनके लिए है जिन्होंने मेंस लिख लिया है, एंड नॉट स्पेशली फॉर देम दोज हु आर ब्रेन वॉश्ड। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद मैं आपको यही कहूंगा, मेंस निकालना है देन स्टॉप आंसर राइटिंग। पहली चीज, कुछ और ही करना है, उसके लिए जो टिप्स हैं वो वीडियो के एंड में। जो फैकल्टी या जो कोचिंग इस अप्रोच को फॉलो करते हुए दिखे वो समझ लेना उनको आता है मेंस निकलवाना, उनको आप जाके फॉलो कर लेना। अदरवाइज आई हैव टोल्ड 0/100, 1 भी नहीं है। ठीक है, मेनली क्या है, मेंस हमारे अकॉर्डिंग मतलब लेक ऑफ नॉलेज की वजह से फेल हो जाते हैं, बट मैं आपको एक चीज कहूँ, मेंस इज नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज। हो सकता है एक गांव का सीधा साधा अनपढ़ आदमी कुछ क्वेश्चंस में आपसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर ले। दिस इज कॉमन सेंस बेस्ड एग्जाम एंड एप्टीट्यूड, जो हम CSAT पेपर 2 में प्रीलिम्स में करते हैं ना, वो पूरा एप्टीट्यूड आपको यहाँ पे लगाना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये फॉरेस्ट सर्विसेज का क्वेश्चन नंबर 1 है, आप क्वेश्चन रीड करो। ये 2021 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ये 2022 का क्वेश्चन नंबर 1 है, GS1 का, नॉट इवन GS2। ये 2023 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2024 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 2025 का क्वेश्चन नंबर 1 इजी है, 2 हो सकता है फैक्ट बेस्ड हो, क्वेश्चन नंबर 3 तो यहाँ है। ये क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के बाद आप ये क्वेश्चन जरूर पूछना, क्वेश्चन नंबर 1 ही क्यों। दूसरा, ऐसी कौन सी बुक होती जो आप फॉलो कर लेते, या फिर ऐसी कौन सी बुक होती कि अगर मैं आपको कह दूं कि ओपन बुक एग्जाम है तो आप ये कर लेते, या फिर किस अप्रोच से क्या आप फॉलो कर लेते कि ये क्वेश्चन आपका डुएबल है। दिस क्वेश्चन इज नॉट डुएबल, मैं आपको 10 डेज का टाइम दे दूं ना, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो ना, ये कर सकते हो ना, ये कर सकते हो, ये शायद कर लो, लेकिन आपका ध्यान एनसीईआरटी के चैप्टर पे जाएगा। इस क्वेश्चन में मान लो आज की डेट में आप कर लेते हो, कल की डेट में वैदिक के बदले इस्लामिक फिलोसफी पूछ लेगा, आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे भक्ति लिटरेचर के बदले सूफी लिटरेचर पूछ लेगा, आप नहीं कर पाओगे। यहाँ मीडिएवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर के बदले कोई दूसरे स्कल्पचर पूछ लेगा, जैसे कि यहाँ 2025 में शायद पूछ लिया इन्होंने चंदेला आर्ट फॉर्म स्कल्पचर्स, तो आप नहीं कर पाओगे, एक भी चीज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप मैक्सिमम 0 से 1 स्कोर कर सकते हो। लूजर्स अप्रोच क्या है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, कि हम बहुत बढ़िया इंट्रो लिख देंगे, राइट, हम बहुत बढ़िया डायग्राम बना देंगे। इस क्वेश्चन में लोगों ने वैदिक फिलोसफी का मैप बनाया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक वैदिक फिलोसफी था, मार्क्स नहीं मिलेंगे। इंट्रो बहुत बढ़िया लिख दोगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चन को आंसर करने पे। अब ये क्वेश्चन आप आंसर कैसे करो, क्या कौन सी बुक दे दूं आपको
कि अगर मैं कहूँ ओपन बुक एग्जाम है तो भी क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? मैं आपको हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट्स को भी चैलेंज कर सकता हूँ कि दे कांट डू दिस क्वेश्चन इवन इन 7 मिनट, तो छोड़ो 7 डेज भी लगा लो तो आप नहीं करोगे। फिर कैसे पॉसिबल है? कोई बुक है ही नहीं इसमें जिसमें लोग 0 मार्क्स ला रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा एप्टीट्यूड ऐड कर दो तो आप 4 to 5 मार्क्स, या फिर जिसमें लोग 1 से 2 नंबर ला रहे हैं आप 4 5 6 नंबर ले आओगे। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाफ 7 to 8 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। कैसे? देख लेते हैं, फिर आप बताना जो मैंने अभी तक कहा वो ठीक है या फिर मैं गलत हूँ। इट माइट बी पॉसिबल कि सारा मार्केट सही है एंड आई एम रॉन्ग। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपका ध्यान कहाँ गया? डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वैदिक फिलोसफी इन प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। मेरा जो ध्यान जाएगा यार वैदिक फिलोसफी के कौन से इफेक्ट्स हैं जो ये करते हैं। पहली चीज मेरा ध्यान वैदिक फिलोसफी पे गया। दूसरा, एग्जाम्पल्स मुझे नहीं आते। तो तीसरा मैं इसमें क्या करूँगा, वैदिक फिलोसफी का एज ये था, ये यहाँ से यहाँ तक एम्पायर था, कुछ बढ़िया सा इंट्रो लिखने पे जाएगा ध्यान। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस शिट, आप क्वेश्चन के बाद 2 लाइन का स्कोप छोड़ो, खाली छोड़ दो इंट्रोडक्शन के लिए। अब क्वेश्चन एंड हो जाए ना, बाद में वापस आके यहाँ लिख देना। सीधे डालो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वैदिक, ये हेडिंग डालो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वैदिक फिलोसफी इन प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? इस क्वेश्चन में अगर आप क्लियरली आइडेंटिफाई करो तो एक ही थीम ये है, थीम ए, और दूसरी थीम ये है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसमें से एग्जामिनर डेलिबरेटली आपका इस थीम पे ध्यान फोकस करना चाह रहा है, वैदिक फिलोसफी जो नहीं आती। आप वेद पढ़ के थोड़ी बैठ जाओगे एग्जाम में, आपका ध्यान इस पे फोकस कराया गया है। आपको क्या करना है, जस्ट थिंक कि 2 थीम्स हैं, एक थीम ए है और थीम बी। अगर आप सब कुछ झोंक दो अपनी प्रिपरेशन में तो कौन सी थीम पढ़ना इजी है? आई टेल कि ए इज डेफिनेटली नॉट इजी। कल की डेट में इस्लामिक फिलोसफी पूछ लेगा, परसों की डेट में सूफी पूछ लेगा, फिर क्रिश्चियन फिलोसफी कुछ भी पूछ लेगा, कहाँ तक क्या क्या पढ़ोगे? तो आपका यहाँ पे फोकस है। इसके बाद जस्ट फॉरगेट कि आप यूपीएससी आईएएस या आईएफओएस निकालना चाह रहे हो। जस्ट थिंक एक सिंपल गांव का आदमी, सिंपल किसान या फिर अनपढ़ इनफैक्ट इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करेगा? मुझे फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना है, क्या करो? पूछो, आप अपने घर पे पूछना, अपने दादा दादी से पूछना, वो कहेंगे हवा बढ़िया दे दो, पानी बढ़िया दे दो, जमीन बढ़िया दे दो, ठीक है, पेड़ मत काटो। यार वैदिक फिलोसफी से आप रिलेट करो। चलो मैं पहली चीज कहता हूं कि गुड एयर, वैदिक फिलोसफी में यज्ञ होते थे, आ गया एग्जाम्पल। क्यों? ताकि आपकी एयर प्योरिटी हो। दूसरा, वैदिक फिलोसफी में पानी की पूजा भी करते थे और नाला तो नहीं बनाते थे ना, उससे क्या होगा, पानी बढ़िया है तो आपका ये रहेगा, फॉरेस्ट बढ़िया हो जाएंगे, सॉइल पॉल्यूशन नहीं करते। और क्लियर बताते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, पवित्र वन, सेक्रेड ग्रुप्स, सेक्रेड ग्रुप्स होंगे। अब जिसकी आप पूजा करते हो उसको काट तो नहीं दोगे, ये कहाँ है वैदिक फिलोसफी? आपको एक कैच बताता हूँ, आप कहोगे यार ये सब क्या बकवास है, तो आई टेल। अगर आप कोई पॉइंट बना रहे हो मेंस में, प्रीलिम्स की एक जो थीम है एलिमिनेशन टेक्निक्स, इसके बिना तो प्रीलिम्स नहीं निकलता। उसमें एग्जामिनर क्या कहता है, आपको सच नहीं बताता है लेकिन आपको झूठ भी नहीं बताता है। जैसे सम बर्ड्स आर पॉइजनस, आप कहोगे यार कि सम कुछ तो हो ही सकती है। एग्जामिनर कहते हैं ऑल बर्ड्स आर पॉइजन, आपको नहीं नहीं ये तो मतलब सही होना डिफिकल्ट है। अब मैं कह दूं कि यज्ञ होने से एयर पॉल्यूशन कम होता है, उसकी वजह से फॉरेस्ट मैनेजमेंट बेटर होता है। अब आपको नहीं पता ये पॉइंट, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, इसका रिवर्स कर दो। क्या इसका उल्टा ट्रू है कि यज्ञ करने से एयर प्योर होती है और उससे फॉरेस्ट मैनेजमेंट नहीं होता? आपको नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, सच तो हो ही सकता है। अगर आप इस कंक्लूजन में पहुंच जाओ मीन्स में कि सच तो हो ही सकता है, देन राइट दैट पॉइंट। लोग नहीं लिख रहे, लोग कुछ भी नहीं लिख रहे। सेक्रेड ग्रुप्स की हमने बात कर ली, देन को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का को एग्जिस्टेंस, ह्यूमन और ट्रीज का को एग्जिस्टेंस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आप एग्रीकल्चर, इस क्वेश्चन में एक और कैच है, लोग एग्रीकल्चर पे आंसर लिखाए हैं। एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो फॉरेस्ट घटेगा, जंगल घटेंगे ना, जंगल काट के तो खेती करोगे। तो वैदिक फिलोसफी क्या कहती है, जितना चाहिए उतना ले लो, ज्यादा मत लो। तो क्या है, एग्रीकल्चर के साथ कोएग्जिस्टेंस वैदिक फिलोसफी कराती है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बहुत जरूरी है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वो कराती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आती है कि यार तूने पेड़ काटे, तू लगाएगा। ठीक है, कोई अधिकारी हो सकता है। तो आप जब इतने 7 8 पॉइंट लिख देते, नाउ टेल कि जो आप आंसर लिखने वाले थे उस पर आप खुद को कितने नंबर दे देते और अब कितने नंबर दे दोगे, और इसके लिए कौन से स्पेशल नॉलेज की आपको नीड है।
या फिर कौन टीचर ये आपको अपने नोट्स में दे सकता है, या फिर इसको, मतलब आई कांट टेल कि इससे आप कितना गैप क्रिएट कर सकते हो। अल्टीमेटली आपको क्या सोचना है, इसमें से दो चीजें हैं, एक डुएबल है आपकी प्रिपरेशन के टाइम में, एक डुएबल नहीं है। इसको मत फोकस करो, इसको फोकस करो। अब इसको ब्रेक कर दो, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट के पैदा होने से पहले, फ्रॉम बर्थ टू ग्रोथ टू मैच्योरिटी टू डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन क्या है, फॉरेस्ट फायर्स मत लगाओ, पेड़ मत काटो, ग्रोथ के टाइम पे आपको हवा पानी जमीन की नीड पड़ गई, मैच्योरिटी के टाइम पे पूजा कर ली, वाइल्ड लाइफ के साथ कंजर्व कर लिया, तो ये क्या हुआ, आपका बिल्कुल जहां कुछ मार्क्स नहीं आ रहे थे, यू हैव डन इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2021 का। नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, हालांकि ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं, एक और अप्रोच से डिस्कस करता हूं। इस क्वेश्चन में लूजर्स अप्रोच बताया, तो जो आप लोग लर्न कर रहे हो, जो आपको सिखाई जा रही है, इंट्रो बहुत बढ़िया लिख दो, मैप बना दो, एग्जाम्पल्स भक्ति लिटरेचर के लर्न कर लो। यू आर लॉस्ट इन एग्जाम्पल्स, एंड मोस्टली लोगों के पास इशू ये है कि अगर उन्हें एग्जाम्पल नहीं आते, देन उन्हें ये क्वेश्चन भी नहीं आता। एंड आधी जनता का, तो आधी इनफैक्ट 99% जनता का ये इशू है। आपने अगर ये वीडियो देखा है या देख रहे हो ना, आप आसपास जाके किसी से भी ये क्वेश्चन पूछ लेना, वो भक्ति मूवमेंट पे आंसर देते हुए दिखेंगे। और खुद से भी ये पूछना, क्या आप भक्ति मूवमेंट पे इंट्रोडक्शन नहीं लिखने वाले थे। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 10 दिन भी अगर मैं दे दूं ना, तो 10 days आर नॉट एनफ। चलो ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। नहीं पता नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, ठीक है, कल की डेट में आपको कन्नड़ा लिटरेचर पूछ लेगा, परसों की डेट में उर्दू लिटरेचर पूछ लेगा, फिर तमिल लिटरेचर, कहाँ कहाँ तक पढ़ोगे, मान लो अब नहीं आता तो क्या करोगे। लिटरेचर होता क्या है, कोई बुक लिखी गई होंगी। कौन सी बुक आपने सबसे ज्यादा फॉलो की है, जो यूपीएससी प्रिपरेशन में, पॉलिटी लक्ष्मीकांत मान लेते, चलो लक्ष्मीकांत बुक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये छोड़ दो कि आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, व्हाट इज द नेचर ऑफ, राइटिंग तो मेरी बहुत बढ़िया है, नेचर ऑफ लक्ष्मीकांत पॉलिटी बुक बता सकते हो। यू कैन वेरी वेल टेल, हालांकि सोचना पड़ेगा। पहली चीज, लक्ष्मीकांत बुक इजी है, यही पॉइंट्स हम अभी भक्ति लिटरेचर के लिए यूज करेंगे। पहला, इजी। दूसरा, किस बारे में लिखी गई है, अबाउट लक्ष्मीकांत कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखी गई है। तीसरा, कौन फॉलो करते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। चौथा पॉइंट, क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि कोई अदर बुक नहीं है, नो अदर गुड बुक, मे बी ये बात है। कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हुए, बता दो। कहाँ फॉलो करते हैं, वेयर, पाकिस्तान में तो फॉलो करते नहीं लक्ष्मीकांत, कहाँ करते होंगे, इंडिया में फॉलो करते होंगे। और आप क्या लिख सकते, किसने लिखी है, राइटर कौन है, लक्ष्मीकांत यूपीएससी बैकग्राउंड से, पहले कोचिंग चलाते थे हैदराबाद में, अब बढ़िया किताब बेच के काम चला रहे हैं। फिर एक और पॉइंट, कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, मराठी में भी है, हर एक लैंग्वेज में है। इसका लिखने का तरीका क्या है, बहुत सारी बातें हो सकती है। अब एक काम करते हैं, सेम पॉइंट हम भक्ति लिटरेचर के लिए कर देते हैं। क्या भक्ति लिटरेचर इजी है, यस। क्यों इजी है, लोकल लैंग्वेज में लिखा गया, वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखा गया। क्या अब आपके पास एग्जांपल्स हैं, यस, योर एग्जांपल्स, अवधी में लिखा गया है, मैथिली में लिखा गया है, ब्रिज में लिखा गया है, तमिल में, हर हर एक लैंग्वेज का एग्जांपल है। अबाउट लक्ष्मीकांत कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। भक्ति लिटरेचर में क्या है, भक्ति लिटरेचर आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर अगर मैंने रिवीजन भी नहीं किया तो भी मैं इतना तो बता ही सकता हूँ कि रिलीजन के ऊपर है, डिवोशन के ऊपर है। कौन फॉलो करते हैं, हु, हिंदू फॉलो करते हैं, हर कास्ट के लोग फॉलो करते हैं, नेचर हो गया। क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि कोई अदर ऑल्टरनेटिव गुड बुक नहीं है। ये क्यों फॉलो होता है, दिस इज ऑल्टरनेटिव टू नेगेटिव हिंदू फिलोसफी, या फिर जैसे कास्ट सिस्टम के जो इश्यूज आ गए थे, आइडल वर्शिप, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीज़ों की वजह से फॉलो करते हैं। इज इट नॉट नेचर, कहाँ फॉलो करते हैं, इंडिया में क्या भक्ति लिटरेचर कहाँ फॉलो किया जाता है, नॉर्थ इंडिया में किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मथुरा में वो थी, जो कृष्ण भक्त थी, मीराबाई। ईस्ट में आई थिंक चैतन्य महाप्रभु थे, वेस्ट में दादू दयाल थे, साउथ में अलवार नयनार थे। तो पैन इंडिया इसकी रीच है। राइटर, इसके राइटर का आपने बैकग्राउंड बताया लक्ष्मीकांत, इसके राइटर क्या है, राइटर्स आर फ्रॉम ऑल कास्ट रिलीजन बैकग्राउंड जेंडर, हर जगह से है। तो
और कुछ आप बता सकते हो। लैंग्वेज की बात की, ये हमने इजी में बात कर ली थी। देन लैंग्वेज एक और चीज़ है, प्रोज है या पोट्री है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें बता दी, मतलब आपके पास एक पॉइंट भी नहीं था, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 5 नंबर का क्वेश्चन हो ना, 10/2 हाफ, 5 में से मतलब 4 नंबर भी एग्जामिनर आपको दे सकता है। अब आप कहो कि नहीं नहीं ये तो नेचर और भक्ति लिटरेचर नहीं है, तो फिर वो प्रीलिम्स वाली अप्रोच, क्या ये पॉइंट सही है मुझे नहीं पता, बट क्या ये पॉइंट गलत है? नहीं नहीं, गलत तो नहीं है। जिस टाइम आप इस कंक्लूजन पे पहुंचते हो, इट मींस वो पॉइंट मेंस में लिखने लायक है, क्योंकि बाकी लोग तो लिख ही नहीं रहे हैं। बाकी लोग तो भक्ति मूवमेंट पे लिख के आ रहे हैं, या फिर बढ़िया सा मैप बना के आ रहे हैं, पता नहीं क्या करके आ रहे हैं, पता नहीं क्या करके आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है यूपीएससी के 2022 में। एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है पहले क्वेश्चन में कि मिडेवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर उस टाइम की सोशल लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लूजर्स अप्रोच बताए तो पहले, बढ़िया अप्रोच तो ठीक है। आप में से बहुतों का ध्यान गया होगा कि मैं इसमें पॉन्ड टाउन, टैंक टाउन लिख दूंगा, गोपुरम की बात कर दूंगा। देन आप 0 नंबर लाने वाले हो, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज अबाउट स्कल्पचर एंड नॉट आर्किटेक्चर। तो पहले तो टर्म्स कीवर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे। देन दूसरी लूजर्स अप्रोच है कि इसमें तो मुझे एग्जांपल्स नहीं आते, देन दिस क्वेश्चन इज नॉट डूएबल डेफिनेटली। तीसरी, जो लोग कुछ अप्रोच भी करेंगे वो कहेंगे हम बहुत बढ़िया इंट्रो लिख देंगे, ये वो खजुराहो के टेम्पल, जो स्कल्पचर पे पहुंचेंगे भी उनको खजुराहो के टेम्पल के सीन्स के बियॉन्ड कुछ ध्यान ही नहीं आता, एरोटिक स्कल्पचर के बियॉन्ड उनका ध्यान ही नहीं जाता, ठीक है। अब ये क्वेश्चन डेफिनेटली डिफिकल्ट है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहले तो स्कल्पचर यानी कि मूर्ति, हिंदू इंडियन टेम्पल मूर्ति, आप कोई मूर्ति इमेजिन करो कैसी दिखती है। मूर्ति में क्या होता है? मूर्ति के कपड़े बताओ, देखो कैसे होते हैं। मूर्ति ने ज्वेलरी पहनी, मान लो मैं मूर्ति बनाता हूँ एक, ये ठीक है, ये पेट है और ये पैर है, यहाँ इसने कोई ज्वेलरी पहनी हुई है, ठीक है, आभूषण। कपड़े इन्होंने शर्ट कैसी पहनी है, देन इनके हाथ में क्या है, फूल है या तलवार है, कुछ हाथ में होगा। पैरों में क्या, जूते हैं नहीं है, या फिर पजामा पहना है, क्या पहन लूँगी। सेक्स जो आपका खजुराहो वाली चीज़ पे ध्यान जाता है। देन कोई मूर्ति छोटी है, इतनी बड़ी बनी है, या फिर इतनी बड़ी बनी है, या फिर मूर्ति मंदिर के अंदर है या बाहर है, या फिर मूर्ति डांसिंग पोजीशन में है, कैसी पोजीशन में है। ये सारे मूर्ति को देख के आप कुछ उसके एस्पेक्ट्स नोटिस करते हो। अब इन एस्पेक्ट से सोशल लाइफ बताओ। किसी मूर्ति ने महंगे कपड़े पहने, किसी ने सस्ते कपड़े पहने, इट मीन्स उस टाइम पे क्लास डिवाइड था। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी सीन फ्रॉम द ड्रेसिंग सेंस ऑफ द स्कल्पचर्स। मैं एग्जाम्पल उन्हीं जो मैंने चीज़ें सोची थी ना, वो एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन में डाल दे रहा हूँ। देन कास्ट डिवाइड हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि बड़ी मूर्तियाँ अंदर हैं, कुछ मूर्तियाँ बाहर पड़ी हैं, खड़ी हैं, पड़ी हैं, जो गोपुरम पे हैं, द्वारपाल हैं। देन ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी थी कि मूर्तियाँ सिग्निफिकेंट, जो वुमेन स्टैचू है, वुमेन गॉडेस हैं, दोज आर सिग्निफिकेंटली लेसर देन मेल गॉडेस। अब यहाँ एक चीज़ है, क्या मैंने गलत कहा कि वुमेन स्कल्पचर्स आर सिग्निफिकेंटली लेसर देन मेल स्कल्पचर्स? गलत तो नहीं कहा, बट क्या डेटा या एग्जाम में रटना पॉसिबल है? कैन आई टेल कि वुमेन स्कल्पचर्स आर ओनली 4.1%, रेस्ट आर मेल स्कल्पचर्स? नहीं पता, ये प्रॉब्लम है। हो सकता है 4.16 हो सकता है 14.16 हो। ये डेटा कहाँ तक याद करोगे? अगेन इसमें प्रीलिम्स की अप्रोच। क्या आप ये कह सकते हो कि वुमेन स्कल्पचर सिग्निफिकेंटली लेसर है मेल स्कल्पचर से? ये पॉइंट गलत है, आपको गलत तो नहीं है? क्या ये सही है? पता नहीं। तो फिर लिख दो उस पॉइंट को, गलत नहीं है, दैट पॉइंट इज नॉट रॉन्ग, आपको मार्क्स मिल रहे हैं। अगेन कंसीडरिंग द फैक्ट कि लोग इसमें 0/सन्नाटा ला रहे हैं। ठीक है। देन छोटी बड़ी से हमने हायरार्की की बात कर ली। देन कुछ मूर्तियाँ डांस कर रही हैं, इट मीन्स कि जो मूर्तियाँ हैं वो आर्ट एंड कल्चर में आपका स्पेशल लुकआउट। फिर जो आपका फेवरेट खजुराहो का टॉपिक है, ये इरोटिक पोस्चर्स है, तो सेक्स एजुकेशन को भी प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। देन मूर्तियों के आप और भी शाइन बता सकते हो। परफ्यूम है, परफ्यूम तो खैर कैसे आप स्मेल कर पाओगे। कुछ मूर्ति ने तलवार ली है, कुछ ने फूल लिए हुए हैं, इट मीन्स कि कुछ मतलब उनके अलग अलग ऑक्यूपेशंस को भी दर्शाती है। तो आप इसमें कुछ ना कुछ लिख दोगे। अगेन आप खुद ही इवेल्युएट करो इसमें आप कितने नंबर दे रहे हो, पहले आप कितने नंबर देते हैं, आप कितने नंबर देते हैं, और इसके लिए कितने आपको प्रिपरेशन की नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताऊँ, प्रॉब्लम ये है, मान लो आप ये क्वेश्चन रट के चले भी जाओ, कल के डेट में एंशियंट इंडियन टेम्पल स्कल्पचर पूछ ले,
तब आप क्या करोगे? तो इसलिए घर पे बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करनी ही है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो लूजर्स अप्रोच है, ठीक है, वो बेसिकली ये एनसीईआरटी का चैप्टर है, ये तो आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा है तो सबका ध्यान एनसीईआरटी पे जाएगा। जो लूजर्स अप्रोच है वहाँ पे आपका ध्यान एनसीईआरटी पे चला जाएगा। यू ट्राई टू वॉमिट एवरीथिंग यू हैव रेड। हो सकता है आप पॉइंट मिस कर दो। दूसरा, आपको एग्जाम्पल्स याद नहीं आएंगे तो आप प्रेशर में जाओगे, मान के चलो एग्जाम्पल्स याद नहीं आएंगे। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कल के डेट में ज्योग्राफिकल के बदले पॉलिटिकल फैक्टर पूछ ले, या फिर ज्योग्राफिकल फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ मीडिएवल इंडिया पूछ ले, या मॉडर्न इंडिया पूछ ले, फिर क्या करोगे? कहाँ तक क्या क्या पढ़ोगे? ये चैप्टर्स तो नहीं है बुक में। अब चले जाते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस पे। ज्योग्राफी के सिलेबस में सबसे पहले क्या आता है? जियोमॉर्फोलॉजी, फिर आता है क्लाइमेटोलॉजी, फिर आता है ओशिनोग्राफी, फिर आता है इन्वायरमेंट, फिर आता है रिसोर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट भी आता है, ये सारी चीज़। चलो इतने रखते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? लैंड फॉर्म्स पढ़ते हैं। कैन आई सेफली टेल कि उस टाइम पे फ्लड प्लेन्स होते थे, इस वजह से जो हैबिटेशन है वो एक जगह रह पाई। फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या मैं गलत हूँ? नहीं। क्या मैं सही हूँ? यार यहाँ तो आप सही कहोगे। दूसरा, चलो जियोमॉर्फोलॉजी में ही छोड़ दें। क्लाइमेटोलॉजी में टेम्परेचर, रेनफॉल, इन चीज़ों की बात कर सकते हैं कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर था, रेनफॉल बढ़िया थी, उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़िया होते थे, तो सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड सेटल्ड सोसाइटी हो गया। क्लाइमेटोलॉजी से मैंने पॉइंट ले लिया। मॉनसून ले सकता हूँ मैं। मॉनसून यहाँ पे एंशिएंट इंडिया में मॉनसून की वजह से ट्रेड डेवलप हुए, ट्रेड ट्रांसपोर्ट आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी। कसम तो खाई नहीं कि बाद में लिखना है। चलो मॉनसून का पॉइंट पे आ गया। और हम क्या लिख सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी से? चलो छोड़ देते हैं। ओशनोग्राफी में हम कहते हैं कि गुड पोर्ट, बहुत अच्छे पोर्ट्स थे, जैसे लोथल, ये सारे हो गए, तो उनकी वजह से आपका ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट डेवलप हो पाया जो नियर बाई जगह थी। देन इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। चलो इन्वायरमेंट छोड़ देते हैं, आप कहोगे ज्योग्राफी एनवायरमेंट अलग है। रिसोर्सेज, कॉटन पैदा होती थी, दिस इज रिसोर्स, आप इसे रिसोर्स एग्रीकल्चर में डाल दो। आयरन था, ब्रॉन्ज था, इनकी वजह से कुछ फर्क पड़ा। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की हम बात कर चुके हैं। कितने पॉइंट्स मिल गए? 1 2 3 4 5, मिनिमम 5 पॉइंट्स जो अभी है, इनके अंदर आप एक्स्ट्रा पॉइंट। मॉनसून वाला 6। देन रिसोर्सेज में मैं एग्रीकल्चर रिसोर्सेज अलग लिखूंगा एंड जो मिनरल रिसोर्सेज अलग लिखूंगा। 6 7 पॉइंट्स हो गए। 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए 7 पॉइंट्स। और मैं इस क्वेश्चन को जो आंसर करूंगा, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सीधे, अगर मेरे पे ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, आई लीव दिस टू लाइन्स, सीधे लिखूंगा रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट पॉइंट, सीधे यहाँ पॉइंट लिखने के बाद इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन लिखने के बाद इंट्रोडक्शन में लिख दूंगा एक लाइन का कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। दैट्स इट। इतना ही सिंपल मैं लिख रहा हूँ। नहीं आता मुझे, बहुत बढ़िया। एग्जामिनर इससे तो मार्क्स देने वाला नहीं है, मार्क्स तो इससे देने वाला है या फिर कंक्लूजन पे देने वाला है। यहाँ कर लेना अपनी खुरापाती जो भी करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। समझ गए आप? यहाँ कोई टेम्पलेट, कोई कुछ कुछ चीज़ें काम नहीं आएंगी। कोई टीचर ये सिखाने को रेडी नहीं है क्योंकि लोग सीखने को रेडी नहीं है। कॉपी पेस्ट कर लें तो बहुत बढ़िया। चलो एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगले साल का क्वेश्चन नंबर 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ही तो कर रहे हैं। अंडरलाइन द चेंज इन फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग वैदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। चलो इस क्वेश्चन में नहीं आता मुझे, प्रॉब्लम क्या है, लूजर्स अप्रोच क्या है। मान लो मुझे एग्जाम लिखना है, पहली चीज़ ये तो मैं इतनी डिटेल में पढ़ूंगा नहीं कि ऋग वैदिक से लेटर वैदिक तक क्या हुआ। दूसरा, मेंस तक याद रह जाए वो बहुत बड़ी बात है। अब क्या करें, लिखना भी है, क्वेश्चन नंबर 1 भी है। तो क्या इस क्वेश्चन को हम डिवाइड कर सकते हैं? यस, हम ये कर सकते हैं। चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी फ्रॉम ऋग वैदिक टू लेटर वैदिक, ये पहला क्वेश्चन है। चेंजेस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम ऋग वैदिक टू लेटर वैदिक। पहले हम ए पार्ट में करते हैं, सोसाइटी में चेंजेस क्या है। ये है ऋग वैदिक, ये है लेटर वैदिक पीरियड। ये हम चलो कुछ सोसाइटी के एस्पेक्ट्स लिख के इसको थोड़ा सा आंसर करने का ट्राई करेंगे। चलो सोसाइटी में क्या आता है? सबसे पहले आपको वुमेन याद आती है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि ऋग वैदिक स्टेटस में वुमेन का, जो ऋग वैदिक काल में वुमेन का स्टेटस हाई था, जो लेटर वैदिक में डेफिनेटली लोअर हो गया। क्या वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था? ऋग वैदिक में थोड़ा बहुत था, जो लेटर वैदिक में कम हो गया। चलो पॉलिटिकल से पॉलिटिक्स याद आया। सभा और समिति, ये तो बोले लिटरली सबको याद आता है। सभा और समिति का इंपॉर्टेंट रोल था, बाद में ये डिक्लाइन कर गया। कास्ट सिस्टम की हम बात करें, इनिशियली कास्ट सिस्टम इतना रिजिड नहीं था, बाद में चतुर्वर्ण सिस्टम प्रॉपर बन गया। रिलीजन, चलो हो सकता है ये पॉइंट ना याद आए, ये पॉइंट तो याद रहते हैं। रिलीजन
यहाँ पे लेस रोल ऑफ रिलीजन था या सिंपल रिलीजन था, यहाँ पे इलेबोरेट रिलीजन आ चुके थे, सेक्रीफाइसेस वगैरह ये फॉलो होने लगे थे। और पॉइंट तो याद नहीं आ रहे, चलो मैं मानता हूँ 5 नंबर के लिए 1 2, वुमेन में 2 पॉइंट, 3 4 5, 5 पॉइंट मैंने लिख दिया। अभी जस्ट सोचो। देन नेक्स्ट इसको मैं कहता हूँ कि इकोनॉमी में ऋग वैदिक से लेटर वैदिक पीरियड तक क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, पहले हम पॉइंट्स पे। इकोनॉमी में क्या था, सबसे पहले एग्रीकल्चर। ये तो पता है कि बाद में सेटल्ड एग्रीकल्चर थी, पहले पेस्टोरल टाइप की थी। ठीक है, और इकोनॉमी में एग्री के साथ लैंड होती है। लैंड आई थिंक मतलब बाद में ये प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ने लगी थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही थी। पहले में ऑलमोस्ट मतलब लेस कंट्रोल आप लिख दो, ये कम्युनिटी कंट्रोल था या लेस कंट्रोल था, आई एम नॉट श्योर कि ये पॉइंट सही होगा गलत होगा। हाँ, अब ये पॉइंट पे आप कह सकते हो कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, मुझे नहीं पता। देन यहाँ पे अब ये सही होना ही पड़ेगा। देन चलो और चीज़ें, टैक्सेशन सिस्टम यहाँ थोड़ा सिंपल होगा, यहाँ थोड़ा इंक्रीज हो गया होगा। ट्रेड यहाँ थोड़ा सिंपल होगा, कम होगा, या ट्रेड तो इंक्रीज हो ही रहा है ना। ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट, हाँ यहाँ क्योंकि कास्ट सिस्टम ही आ गया तो एम्प्लॉयमेंट ओवरऑल बढ़ेगा। तो जिस क्वेश्चन में मुझे 1 नंबर भी नहीं मिलने वाला था, वहाँ एटलीस्ट 2 नंबर आप सोसाइटी में दे दोगे, 2 नंबर इकोनॉमी में दे दोगे, 4 नंबर में लेके घर जाऊंगा। 3 से 4 नंबर के गैप पे आपसे पहले एग्जाम निकल जाएगा। देन इसमें 1 2 में मान रहा हूँ ईजी है। देन ये वाला क्वेश्चन स्कल्पचर्स चंदेला, अब एक काम करना, 21 22 का जो क्वेश्चन था ये मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर, इसमें जो हमने पॉइंट्स सोचे थे ना, उन पॉइंट्स को लेके इसको आप एक्सप्लेन कर लेना। अगर सीरियस हो तो कमेंट सेक्शन में कुछ पॉइंट बता देना। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी, जैसे इस क्वेश्चन में हमने सोसाइटी और इकोनॉमी को अलग कर लिया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां आप अलग नहीं कर सकते, देख लेते कहाँ, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, हाँ ये वाला क्वेश्चन था कि क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज दोनों कैसे अफेक्ट कर रहे हैं आइलैंड नेशंस को। इसमें आप करके देख लेना घर पे, क्लाइमेट चेंज को आप सी लेवल राइज से अलग करोगे, यू कैन वेरी वेल राइट कि रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइलैंड नेशंस, ये पहले मेरी हेडिंग है। दूसरा, रोल ऑफ सी लेवल राइजिंग अफेक्टिंग, ये वाला ये दूसरी हेडिंग है। प्रॉब्लम ये है कि क्लाइमेट चेंज के सारे एस्पेक्ट सी लेवल राइज से रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसकी वजह से सी लेवल राइज होगा, बारिश, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है। जहां इजी ना हो सेपरेट करना, वहां मत करो। ठीक है, होपफुली इतने क्वेश्चंस एनफ है। मैंने आपको 2021 22 23 24 25 5 साल का क्वेश्चन नंबर 1, इनफैक्ट लास्ट ईयर क्वेश्चन नंबर 4 एंड आईएफओएस का क्वेश्चन नंबर 1 ये बता दिया। टिप्स क्या है इसके बाद, अगर आप यहां तक आए हो डेफिनेटली आप ये टिप्स डिजर्व करते हो। पहला, राइट इंट्रो इन द एंड, एंड का मतलब ये नहीं कि लास्ट में लिख रहे हो, लास्ट के 30 सेकंड में लिखो। उसमें क्या होगा, आपका मेन फोकस इस पे रहेगा, इन पे सोचने पे, ना कि क्लाइमेट चेंज या सी लेवल राइज पे बहुत तगड़ा एग्जाम्पल याद करने पे। घर पे करके देख लेना, ये आपको मेंटली फ्रीडम देगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम हेडिंग्स में डिवाइड करो क्वेश्चन को, जैसे अभी हमने वो ऋग्वैदिक टू लेटर वैदिक में किया। तीसरा पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम हेडिंग में डिवाइड करो, बट ओवर डिवाइड मत करो। पांचवा पॉइंट या जो भी नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, मेंस नॉलेज से ज़्यादा एप्टीट्यूड का एग्जाम है, और आंसर राइटिंग से ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड थिंकिंग का, आंसर बिल्डिंग का एग्जाम है। ये आपको घर पे करनी पड़ेगी, कोई मेंटर कोई कोचिंग आपकी हेल्प कर ही नहीं सकता। अगर मैं रोज आपसे 1 घंटे बात करूं तो आपकी हेल्प कर सकता हूं, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कोर्स मत ज्वाइन करो, बिल्कुल करवा नहीं सकते ना, कैसे पॉसिबल है, किस किस के साथ हम ये करवा लेंगे। देन नेक्स्ट एक चीज़ है, बहुत से इस तरह के कुछ चीज़ चलती है कि मेंस रेडी बाय दिसंबर। अगर आप इस लूप में फंसे हो देन डेफिनेटली अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए रेडी रहो। मेंस को जितना मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकते हो प्री के पहले तक, उतना ज़्यादा खींचो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेंस आपने आज बंद कर दिया, प्री निकल गया, प्री के बाद 1 महीने आप बैठे हो कि पता नहीं प्री निकलेगा नहीं निकलेगा, तब तक मेंस पूरी तरह भूल गए हो। तो डोंट डू दिस। देन एक और चीज़ है, जब आप नेक्स्ट लाइन लिखते हो, जब भी आप कोई पॉइंट लिखते हो, ठीक है, तो रीड क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। आप हर बार क्वेश्चन को पढ़ो। जैसे हमने इस पॉइंट में बात की थी, जैसे हमने एक पॉइंट बोला था ना, पता नहीं सही है या नहीं है, लैंड ओनरशिप की बात की थी। आपका मैक्सिमम एक ही पॉइंट गलत होगा, बट आप क्वेश्चन पे स्टिक करे रहोगे।
आई थिंक अगर आप सीरियस हो, ये सिर्फ ये वीडियो जितनी भी देर का है आपका मेंस निकलवा देगा। मेंस इज नॉट अबाउट थिंकर्स, मेंस इज नॉट अबाउट एग्जांपल्स, मेंस इज नॉट अबाउट आंसर राइटिंग, मेंस इज नॉट अबाउट टेम्पलेट्स, मेंस इज नॉट अबाउट इमेजेस, डायग्राम्स, टेबल्स, इन सब के बारे में मेंस नहीं है। मैं बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ, मैं आपको ऑर्गेनो देता हूँ और चिली फ्लेक्स देता हूँ, खा लो, मतलब थूक दोगे। अभी मैं पिज्जा देता हूँ, उसके ऊपर आप ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स डालो, तो ये भी बढ़िया लगेगा, ये भी बढ़िया लिखेगा। ठीक है। द मोमेंट यू राइट सम पॉइंट्स, उसके बाद अगर आप वैदिक एरिया का मैप बनाते हो, देन दिस इज ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स, आपको एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन आप यही इसी पे अटके पड़े हो, पॉइंट्स नहीं लिखे, देन आपका एग्जाम नहीं निकल रहा। ठीक है। बिलीव मी देर इज नो कॉम्पिटिशन इन मेंस। लेस देन 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रियल में कॉम्पिटिटिव हैं, जिन्हें पता है कि हमें कितनी बार एग्जाम दिला लो हम एग्जाम निकाल ही लेंगे। बाकी 700 800 जितनी भी सीटें आती है वो सब फ्री हैं। आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है एंड जो कुछ बेसिक फैक्ट्स बता दिए उनके बेस पे मेंस की प्रिपरेशन करनी है। इससे ज्यादा डिफिकल्ट मेंस है नहीं। द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट कि आपको 5 साल के पीवाईक्यू करने हैं, 10 साल के पीवाईक्यू करने हैं, टेस्ट सीरीज करनी है, क्या करना है। सॉल्व पीवाईक्यूज। देखो आईएफएस का पेपर भी ऐसा आने लगा है। जैसे पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इन फर्स्ट 3 डिकेड्स ऑफ 16th सेंचुरी। मेरा तो एक मेंस इसी में नहीं निकला था कि मैं, उन्होंने शायद 18 सेंचुरी पूछा था और मैं 70 मतलब अलग ही सेंचुरी लिखाया था। तो पहले तो यही समझ लो कि ये 1500 से 1600 की बात कर रहा है या 1600 1700 की बात कर रहा है। ठीक। देन जो इस तरह के क्वेश्चन, ये तो रिपीटेड ही है ना, ये आपको पता है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट लगातार पूछे गए। ठीक। तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस है उनको आप फॉलो करो। सिनॉप्सिस वेबसाइट पे अब मैं कोर्स सेलिंग पे आ रहा हूँ, ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे। मेंस पीवाईक्यू और राइट मेंस राइट, इस वाले कोर्स में ये बेसिकली कॉम्बो है, जिसमें से एक कोर्स मेंस पीवाईक्यू भी है। आपको अनसॉल्व पीवाईक्यू की बुकलेट डाउनलोड करनी है, फ्री रिसोर्सेज में जाना, डाउनलोड सेक्शन में जाके डाउनलोड कर लेना, दैट इज फ्री। आपको हर रोज वो हाफ एन आवर प्रैक्टिस करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या, आप कहीं भी बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, कहीं बैठे हो, यू कैन डू इट। सो आई होप कि मैंने आपकी कुछ हेल्प की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू कमेंट, एंड अगर आपको लगता है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।